खास कार्यक्रम इनसाइड राजतंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद कमर खान। इनसाइड राजतंत्र में हम बात करेंगे राजनीति और ब्यूरोक्रेसी के फैसलों की इनसाइड जानकारी की। खुलासा करेंगे कि आखिर इन फैसलों के अंदर के कारण क्या है। हमारे साथ जुड़ेंगे न्यूज़ वर्ल्ड के पॉलिटिकल एडिटर उमेश निगम जी। तो शुरू करते हैं खबरों की इनसाइड स्टोरी का सिलसिला। तो इनसाइड राजतंत्र में सबसे पहले खबर जुड़ी है हमारे साथ आदिवासियों को खाद्य सुरक्षा देने को लेकर। प्रदेश की 21% अनुसूचित जनजाति वर्ग की आबादी की खाद्य सुरक्षा के लिए राज्य सरकार विशेष अभियान शुरू कर रही है। इसके लिए राज्य सरकार के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टरों को पत्र लिखा है। इसी विषय पर विस्तार से जानकारी लेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं पॉलिटिकल एडिटर उमेश निगम जी। उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है। और जिस तरह से सबसे पहले खबर को लेकर बात करें इनसाइड राजतंत्र में, वो है आदिवासियों की खाद्य सुरक्षा को लेकर। क्या कुछ इसको लेकर बात कही जा रही है, किस तरह का पत्र लिखा गया है कलेक्टर को, क्या कुछ बातें निकल कर सामने आ रही हैं? कमर, प्रदेश में जो है वो 2011 की जनगणना पे ही अभी सारा काम हो रहा है। 2021 में जनगणना होना चाहिए थी, लेकिन कोरोना के चलते पूरे देश में जनगणना का काम नहीं हुआ है, तो केंद्र सरकार ने भी इसको आगे के लिए बढ़ा दिया है। तो 2011 की जनसंख्या के आधार पर मध्य प्रदेश में जो है, मध्य प्रदेश की जो कुल आबादी है उसका 21% से अधिक जो है वो आदिवासी जनसंख्या है। और ये काफ़ी संख्या में कुछ चंबल में और कुछ विंध्य क्षेत्र के इलाके हैं, कुछ महाकौशल के हैं, वहाँ पर निवासरत हैं। होता ये है कि कई बार ये जो अपने काम के लिए, रोजगार के लिए दूसरे जिलों में चले जाते हैं जी। तो इन आदिवासी लोगों के लिए जो खाद्य सुरक्षा गारंटी अधिनियम है उसके तहत जो इनको सुविधाएं मिलनी चाहिए वो इनको नहीं मिल पाती है, चूँकि वो उस सूची में पंजीकृत नहीं हो पाते हैं, दूसरे जिलों में चले जाते हैं काम करने के लिए। तो इस वजह से राज्य सरकार ने एक विशेष अभियान चलाया है ये। और ये विशेष अभियान के लिए जो है खाद्य विभाग ने प्रदेश के जो 41 ज़िले हैं उनके कलेक्टरों को जो है माफ़ कीजिएगा, सभी 52 ज़िलों में जो है कलेक्टरों को पत्र लिखा है और पत्र लिख के निर्देश दिए हैं कि जो भी जो अनुसूचित जनजाति के वर्ग के लोग हैं उनके लिए खाद्य सुरक्षा गारंटी अधिनियम के तहत अभियान चलाया जाए और इनको जो उसके तहत जो सुविधाएं हैं खाद्यान्न की और राशि जो दी जाने की सारी चीज़ें, वो सब चीज़ें उनको नियमित मुहैया कराई जाए। तो जो 2000 इसमें आदिम जाति परिवार के जो हैं ये काफ़ी लोग इसमें छूटे हुए थे, तो अब जब ये विशेष अभियान चलेगा तो वो उसमें शुमार हो जाएंगे जी। और इसके लिए जो कलेक्टरों को 30 मई तक की म्याद दी गई है कि 30 मई तक वो ये सर्वे करके पूरा काम करके सूची और रिपोर्ट पूरी तैयार करके जो है खाद्य विभाग को भेज दें। तो खाद्य विभाग फिर खाद्य सुरक्षा गारंटी अधिनियम के तहत इनके सूची में शामिल कर लेगा और जो उचित मूल्य की दुकानें हैं वहाँ पर इनके पंजीकृत हो जाएगा। तो उनको जो भी निःशुल्क दी जाने वाले खाद्यान्न और जो भी सारी सुविधाएं खाद्य सुरक्षा गारंटी के तहत है तो वो उनको मुहैया कराई जाएंगी। और ये जो मध्य प्रदेश के कमर जो ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, मुरैना और भिंड जिले में सहारिया जनजाति जो है वो रहती है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, मंडला, डिंडोरी और बालाघाट में बैगा जनजाति है। छिंदवाड़ा में भारिया समुदाय के सदस्यों को आदिम जनजाति के रूप में जो है अधिसूचित किया गया है। तो ये प्रमुख इलाके हैं जहां पर आदिवासी जो जनजाति वर्ग के परिवार और लोग निवासरत रहते हैं। बिल्कुल। और आदिम जाति परिवार के लोगों को लेकर बात की जाए तो रोजगार की तलाश में मजदूरी के लिए या अन्य जिलों का रुख करते दिखाई देते हैं। ऐसे में जिस तरह से अब इनके आंकड़े एकत्रित करने को लेकर बात कही जा रही है, क्योंकि जो योजना है उनका लाभ इनको नहीं मिल पाता, तो इसके लिए कोई खाका तैयार किया गया कि जो लोग अन्य जिलों में चले जाते हैं उनके आंकड़े कैसे एकत्रित किए जाएंगे? वो चूंकि मूल तो वो यहाँ के ही रहने वाले हैं, तो अड़ोसी पड़ोसियों से उनके घर में वो सारी चीज़ें उनसे पूछी जाएगी कि आपके कुल कितने सदस्य हैं और कितने सदस्य यहाँ निवासरत हैं, कितने सदस्य बाहर चले गए तो कहाँ गए हैं और क्या काम कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें वो सूचीबद्ध होगी। और ये जिम्मेदारी कलेक्टर को दी गई है
तो कलेक्टर अपने अपने ज़िलों में ये काम सब करवाएंगे और ये सारी सूचीबद्ध करवाएंगे और सूची तैयार करके पूरी सर्वे के आधार पर जो वहाँ पर नीचे पटवारी और आरआई जो मैदानी अमला होता है ये सब जाएंगे और इन लोगों को बहुत ज़्यादा जानकारी होती है पूरी फील्ड की कि कहाँ क्या है, अपने अपने क्षेत्र के कौन कौन लोग निवासरत थे और कौन गए हैं। तो ये आसपास के लोगों से, घर परिवार के लोगों से पूछ के सारी जानकारी इकट्ठी की जाएगी और इसको सूचीबद्ध किया जाएगा। बिल्कुल उमेश जी, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा को लेकर बात की जाए तो किस तरह की सुरक्षा इन आदिवासियों को दी जाती है, किस तरह के लाभ इसके तहत दिए जाते हैं? इसमें उनको अनाज दिया जाता है, इसके अलावा कुछ राशि भी दी जाती है कि जिससे वो और दूसरे सामान भी जो खाद्यान्न से जुड़े हुए खरीद सकें। और राज्य सरकार ने मात्रा निर्धारित करी है कि उचित मूल्य की दुकान से उनको निःशुल्क जो है वो इतनी जो खाद्यान्न मिलेगा। इसके अलावा बहुत मामूली दरों पर भी उस जो निर्धारित मात्रा है उससे हट के यदि वो लेना चाहें तो मामूली दरों पर उचित मूल्य की दुकान से उनको सारी चीज़ें मिलेंगी। और यदि नहीं देते हैं उचित मूल्य की दुकान वाले तो इसकी भी मॉनिटरिंग की जाएगी कि किस तरह से वो गड़बड़ी कर रहे हैं। कमर, एक बार और बताना चाहेंगे कि चूंकि नगरीय निकाय चुनाव भी बहुत जल्दी होने वाले हैं, नज़दीकी आ गए हैं, तो इसके लिए भी राज्य सरकार जो है वो अनुसूचित जनजाति के लोगों को खाद्य सुरक्षा गारंटी अधिनियम के तहत शुमार करना चाहती है, जिसका आने वाले दिनों में नगरीय निकाय चुनाव में सत्ताधारी दल को फायदा मिल सकता है। चलिए, बिल्कुल अब देखने वाली बात होगी कि इसको लेकर जिस तरह से पत्र लिखा गया है इसके बाद क्या कुछ रुख कलेक्टर की तरफ से और प्रशासन की तरफ से देखने को मिलता है, सरकार क्या कुछ कदम उठाती है जनजाति के आदिवासी लोगों के लिए। फिलहाल उमेश जी, लेते हैं अगली खबर जो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से जुड़ी हुई हमारी खबर है। जो प्रदेश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को अब गांव के गरीब आगे बढ़ाएंगे। इस दिशा में शाजापुर ज़िले में किए गए काम को महिला बाल विकास विभाग मॉडल बनाकर प्रदेश के बाकी 41 ज़िलों को प्रेरित करने की तैयारी में जुट गया है। इसी विषय पर विस्तार से जानकारी लेते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं पॉलिटिकल एडिटर उमेश निगम जी। उमेश जी, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जो आंदोलन है, ये योजना कहें, इसको आंदोलन कहें, क्योंकि काफ़ी सराहनीय करने वाली ये बात है और इसको लेकर कई जगह तारीफें भी होती सुनाई थी। लेकिन जिस तरह से बच्चियों के उत्थान के लिए, बच्चियों को सही सुरक्षा मिल सके, बच्चों को सही एजुकेशन मिल सके, इसको लेकर इस तरह की योजनाएं लगातार चलती दिखाई देती। फिलहाल अब इसको लेकर आगे क्या कुछ कदम उठता दिखाई दे रहा है? कमर, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक योजना लॉन्च करी थी जिसमें आवासहीन गरीबों को मकान मुहैया कराने की योजना है। उसमें लाखों की तादाद में जो हैं शहरी क्षेत्रों में भी और ग्रामीण क्षेत्रों में भी 2 अलग अलग योजनाएं तैयार की गई थी और वहाँ पे गरीबों को ये आवास मुहैया कराए जा रहे हैं। तो शहरी क्षेत्र में नगरीय निकाय बना रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण विकास विभाग मकानों को बना रहा है जो जिला पंचायत की निगरानी में काम होता है जी। तो शाजापुर जिले ने जो एक अच्छी पहल की जिसको महिला बाल विकास विभाग ने आगे बढ़ाया है। तो शाजापुर जिले में दरअसल हुआ ये है कमर कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को मकान मुहैया कराए गए हैं तो उन मकानों का जो नामकरण है वो नामकरण जो हितग्राही है उन्होंने अपनी बच्चियों के नाम पर किया है। तो अब वो मकान उन बच्चियों के नाम से जाना जाएगा, जो भी बच्ची का नाम जिससे नामकरण किया जाएगा तो उस मकान का वो नाम होगा। तो इस तरह से बच्चियों के बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ के लिए जो आंदोलन चल रहा है, जो एक अभियान चल रहा है, तो उसको खासा बल मिलेगा, उसको लिए लोग प्रेरित होंगे। और ये महिला बाल विकास विभाग के जो संचालक हैं उन्होंने प्रदेश के 41 जिलों में जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो आवास बनाए जा रहे हैं उन सभी के सीओ जिला पंचायत को और कलेक्टर को पत्र लिखकर शाजापुर जिले में जो ये अभिनव पहल हुई है उसको अपनाने के लिए कहा है कि उसी तरह से अन्य जिलों में भी ये अपनाया जाए और बच्चियों के नाम पर जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में मकान दिए जा रहे हैं उनमें बच्चियों के नाम पे नामकरण किया जाए जी। तो ये जो है प्रदेश के 41 जिलों में जो है अब कलेक्टर धीरे धीरे करके इसको बनाएंगे। शाजापुर के बाद ये रायसेन में भी पहल की गई है और रायसेन में भी कुछ जगह पे बच्चियों के नाम पर नामकरण प्रधानमंत्री आवास योजना के किए गए हैं और ये हितग्राही स्वयं कर रहे हैं। इसके लिए सरकार
उस मकान के लिए नहीं नामकरण कर रही है। ये हितग्राहियों को प्रेरित किया जाता है, हितग्राहियों को समझाया जाता है, वो फिर अपनी बच्ची के नाम पर उनका नामकरण करते हैं आवासों का। और इसके पीछे सरकार की मंशा यही है कि एक अभिनव पहल है, सभी जिलों में लागू की जाए, जिससे जन सामान्य के में बेटियों के प्रति सकारात्मक एक रुख बने और एक माहौल बने। तो इसलिए ये महिला बाल विकास विभाग इसको आगे बढ़ा रहा है। बिल्कुल, और ऐसे में एक बात ये भी निकलकर सामने आ रही है उमेश जी कि अब गांव के लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में काफ़ी सक्रिय काम करते दिखाई देंगे, उनको जिम्मेदारी देने की बात मिलती दिखाई दे रही। तो जब ये इनको जिम्मेदारी दी जाएगी तो किस तरह की गाइडलाइन रहेगी, क्या कुछ बिंदु तैयार किए गए, किस तरह से मॉनिटरिंग होगी? देखिए कमर, इसमें सरकार की भूमिका केवल इतनी होगी कि वो हितग्राहियों को जागरूक करें और हितग्राहियों को बताएं कि ऐसा यदि वो करेंगे तो समाज में और लोगों के बीच में एक अच्छा संदेश जाएगा, अच्छी बात जाएगी। तो वो उनको जागरूक करेंगे, उनको समझाइश देंगे कि इस अपनी बेटियों के नाम पे नामकरण करें। और इसमें कोई कहीं खर्च की कोई बात नहीं है, कहीं कोई राशि नहीं खर्च होगी, केवल अमला उनके पास जाएगा, जाके उनको समझाएगा, जागरूक करेगा। तो बच्चियों के नाम पे वो नामकरण करेंगे तो स्वाभाविक है कि मकान के ऊपर वो नाम लिखा जाएगा बच्ची का, तो वो लोगों को दिखेगा, वो प्रचार प्रसार में आएगा। तो उससे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो केंद्र सरकार का भी महत्वाकांक्षी योजना है, उसके अलावा राज्य सरकार की भी महत्वाकांक्षी योजना है, लंबे समय से चल रही है, तो इसको बल मिलेगा। जो ये योजना आगे बढ़ी है उससे कहीं और ज़्यादा इसमें प्रगति देखी जाएगी। बिल्कुल, और बच्चियों को लेकर एक काफ़ी अच्छी पहल, सराहनीय पहल यहाँ पर होती दिखाई दे रही है। और जिस तरह से राशि को लेकर बात की जाए, भले ही सरकार ग्रामीणों को जिम्मेदारी देने को लेकर राशि खर्च ना करे, लेकिन उमेश जी, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में बनने वाले मकानों को लेकर बात की जाए तो किस तरह की राशि का भुगतान किया जाता है? प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो ग्रामीण क्षेत्रों में मकान बन रहे हैं उसमें 72,000 की राशि केंद्र सरकार देती है और 48,000 की राशि जो है राज्य सरकार अनुदान के रूप में देती है और कुछ राशि हितग्राही से उसमें लगाई जाती है। इसके अलावा जो जिला पंचायत हैं वो कुछ राशि लगाते हैं, जो LIG और MIG के जो मकान हैं उनको बेचकर वो अपना अंशदान उसमें जुटाते हैं जी। तो इस तरह से एक 1 बेडरूम जो किचन का मकान है उनको मुहैया हो जाता है ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों को। इसी तरह शहरी क्षेत्र में नगरीय निकाय जो है आवास मुहैया कराती है। प्रदेश के हर शहर में जो है इस तरह के प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाए जा रहे हैं, सभी नगर निगमों में, नगर पालिकाओं में, नगर परिषदों में। और ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण विकास विभाग जिला पंचायत के माध्यम से इस काम को साकार रूप दे रहा है। चलिए, काफ़ी अच्छी पहल, काफ़ी अच्छी सराहनीय काम है। और जिस तरह से गरीब आदिवासियों को लेकर बात की जाए या अन्य गरीब लोगों को बात की जाए, ग्रामीण क्षेत्रों में बात की जाए, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को उनके सपनों का घर मिलता है यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लोगों के सिर पर छत आती दिखाई दे रही है। और साथ में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ आंदोलन भी तेज होता यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एक बात और है कि जो मकान ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा बनाया जा रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना, तो इसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के स्लोगन और सारी चीज़ें, जब बेटी के नाम पे मकान का नामकरण होगा तो ये सारे स्लोगन लिखे जाएंगे, सब चीज़ें लिखे जाएंगे। तो ये जो अभियान को एक प्रचार प्रसार भी अच्छा लोगों के बीच संदेश जाएगा। बिल्कुल, और अगली खबर पर हम बात करेंगे जो कि तेंदुए से जुड़ी हुई खबर है। मध्य प्रदेश में तेंदुए की क्या कुछ स्थिति है, किस तरह से इसको लेकर रिकॉर्ड निकलकर सामने आ रहा है। लेकिन उमेश जी, यहाँ पर रुकेंगे कि छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हासिल होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। इस वक्त आप देख रहे हैं इनसाइड राजतंत्र। अगली खबर लेंगे और चर्चा करेंगे प्रशासनिक खबर को लेकर। मध्य प्रदेश में पिछले 5 सालों में तेंदुओं का सबसे ज़्यादा शिकार हुआ है।
बावजूद इसके मध्य प्रदेश को लेपर्ड स्टेट का दर्जा मिला हुआ है। तेंदुओं के शिकार के मामले में यह खुलासा रणथंभौर नेशनल पार्क द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट में किया गया है। तेंदुओं के सर्वाधिक शिकार के मामले में राजस्थान देश में दूसरे नंबर पर है। इसी विषय पर जानकारी लेते हैं, चर्चा करते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए पॉलिटिकल एडिटर उमेश निगम जी। उमेश जी, तेंदुओं की संख्याओं को लेकर बात की जाए या उनके होने वाले शिकार को लेकर बात की जाए तो लगातार अलग अलग आंकड़े निकलकर सामने, और खास करके शिकार को लेकर बात की जाए तो इन आंकड़ों में कहीं ना कहीं वृद्धि होती दिखाई दे रही। क्या कुछ है पूरा मामला, किस तरह देखें इसको? जी हाँ कमर, जो तेंदुओं को लेकर रणथंभौर नेशनल पार्क के द्वारा पूरे देश में एक अध्ययन करके, पूरा सर्वे करके एक रिपोर्ट तैयार कराई गई है कि तेंदुओं की क्या स्थिति है, तेंदुओं की कितनी संख्या है और तेंदुओं के कितने शिकार की में कितने मारे गए और उनके साथ क्या किया जा रहा है, कैसे संख्या कहाँ कहाँ घट रही है और कहाँ कहाँ बढ़ रही है। तो इन सब चीज़ों के कारणों पर उस रिपोर्ट में पूरा तैयार किया गया है। तो उस रिपोर्ट की जो खास बात यह है कि जो मध्य प्रदेश और राजस्थान है तेंदुओं के शिकार के मामले में बहुत आगे निकल गए हैं। तो मध्य प्रदेश पहले नंबर पर उस रिपोर्ट में नज़र आ रहा है और ये एक आरटीआई के में भी जानकारी जो ली गई थी उसमें भी एक खुलासा हुआ कि मध्य प्रदेश में जो है पिछले कई सालों में तेंदुओं के काफ़ी शिकार हुए हैं। तो जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट के आधार पर देश में 2014 में जो है 331 तेंदुओं का जो है वो अवैध शिकार हुआ था। इसके अलावा 2015 में 341 का, वर्ष 2016 में 440 का, वर्ष 2017 में 431 तेंदुओं का, वर्ष 2018 में 460 और वर्ष 2019 में 449 तेंदुए जो हैं वो अवैध शिकार से मारे गए थे। मध्य प्रदेश की यदि बात करें तो मध्य प्रदेश में जो जानकारी आई है वो पिछले 10 सालों में 405 तेंदुए जो हैं वो उनकी मृत्यु हुई है और उसमें से 200 तेंदुए जो हैं वो अवैध शिकार के चलते मारे गए हैं। तो ये जो है सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ स्टडीज़ की रिपोर्ट में भी जो है कुछ वर्षों में तेंदुओं की आबादी में जो उसमें बताया गया है सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ स्टडीज़ में कि तेंदुओं की जो आबादी है वो 70 से 90% तक की कमी दर्ज की गई है और लगातार जो है जंगलों में तेंदुओं का और दूसरे वन्य जीवों का भी शिकार हो रहा है जिसमें तेंदुए भी शामिल हैं। और कमर, इसमें एक जो खास बात है वो ये है कि दिनों दिन वन विभाग जो है वन विभाग में मैदानी अमले की कमी होती जा रही है। बहुत बड़ी संख्या में भर्ती नहीं हुई है, पदोन्नति नहीं हुई है। तो उस चक्कर में जो पद हैं बहुत सारे मैदानी, उसमें जो खास तौर से निगरानी रखते हैं, चाहे वो अवैध शिकार का हो, अवैध उत्खनन का हो या और दूसरे मामले हो वन की निगरानियों से जुड़े हुए, उन सब के तो जो मैदानी अमला है इसकी खासी कमी देखी गई। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि मैदानी अमला कम होने की वजह से मॉनिटरिंग सही से नहीं हो पा रही है और तेंदुओं की जो सुरक्षा होनी चाहिए क्योंकि सुरक्षा गार्ड नहीं है, अन्य वजहें भी निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन जिस तरह से लगातार बात की जाए तेंदुओं की तादाद में गिरावट का जो ग्राफ है नीचे की तरफ जाता दिखाई दिया, वो भी तब जब लेपर्ड स्टेट का दर्जा मध्य प्रदेश को मिल चुका है। तो इसके अलावा और क्या कुछ वजह हो सकती है तेंदुओं की लगातार शिकार हो रहा है, उनकी मौतें हो रही हैं? देखिए, विभाग के अमले की कमी एक कारण है ही है। उसके अलावा जो है कमर, विभाग के अमले की मिलीभगत और ये जो अवैध शिकारियों से और जो ये माफिया होता है इन चीज़ों का, जो इनकी सब चीज़ों को शिकार करके और जो बाद में बेचते हैं और सारी चीज़ें करते हैं, तो ये जो माफिया होता है इन सब की जो मिलीभगत होती है, ये इसके कारण भी इस तरह के कामों को अंजाम मिल पाता है। तो इन सब चीज़ों पे भी लगाम लगना बहुत ज़रूरी है। हालांकि सरकार समय समय पर जो भी इस तरह का कोई मामला सामने आता है और कोई पकड़ाता है, जांच में कुछ होता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी करते हैं। लेकिन जिस पैमाने पे कार्रवाई की जानी चाहिए और जिस पैमाने पे अंकुश लगाया जाना चाहिए उसमें कहीं ना कहीं कमी रही। इसी वजह से जो है इतनी बड़ी संख्या में अवैध शिकार हो रहे हैं और बड़ी संख्या में तेंदुए मारे जा रहे हैं। हालांकि इसके बावजूद तेंदुओं की संख्या में इजाफा हो रहा है। मध्य प्रदेश में काफ़ी संख्या में तेंदुए की जो है संख्या बढ़ी है। इसी वजह से तेंदुए लेपर्ड स्टेट का भी दर्जा मध्य प्रदेश को मिला हुआ है। टाइगर स्टेट का दर्जा पहले ही था, इस बार अभी गिनती चल रही है। हो सकता है कि इस बार भी टाइगर स्टेट का दर्जा मिले, लेकिन जो लेपर्ड स्टेट का दर्जा है वो अधिक संख्या होने के कारण मध्य प्रदेश को मिला हुआ है। वहीं दूसरी ओर जो खामी है
कि अवैध शिकार हो रहे जी। हैं, उस पर भी अंकुश लगाया जाना चाहिए। बिल्कुल, तेंदुए के शिकार लगातार होते दिखाई दे रहे हैं। इस तरह की खबरें आम हो गई हैं, अक्सर ये खबरें निकलकर सामने आती रहती हैं। एक वजह आपने भी बताया कि कहीं ना कहीं अमले की कमी, इसकी वजह से भी तेंदुओं का शिकार लगातार होता दिखाई दे रहा है। लेकिन जिस तरह से लगातार इस तरह की गलतियाँ निकलकर सामने आई, इस तरह की कमी देखने को मिल रही है कि तेंदुओं की जो तादाद है वो कम हो रही है, और लेकिन इसको भी मॉनिटरिंग के लिए, इसको पर रोक लगाने को लेकर नहीं लगता कोई एक पुख्ता गाइडलाइन की ज़रूरत है कि ऐसी रणनीति बनाई जाए जिसके तहत तेंदुओं की रक्षा भी हो सके और जो लेपर्ड स्टेट का दर्जा है वो लगातार बरकरार रहे। तो क्या कुछ इसको लेकर बिंदु निकलकर सामने आ रहा है? जी हाँ, ये इसके लिए वन विभाग समय समय पर पूरी रणनीति तैयार करता रहता है और उस पर अमल भी करता है, लेकिन और सख्ती के साथ और कड़ाई के साथ इस दिशा में काम करने की ज़रूरत है कि जो भी अवैध शिकार करता है और यदि पकड़े जाते हैं तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जी। लेकिन होता यह है कि जो कानून की कुछ धाराएं होती हैं, उन धाराओं का लाभ लेके जो अवैध शिकारी होते हैं और या जो इनसे जुड़े माफिया होते हैं वो बच निकलते हैं और फिर कुछ कार्रवाई नहीं होती है, तो इससे जिस तरह का अंकुश लगना चाहिए वैसा अंकुश लग नहीं पाता है। तो इस दिशा में भी सरकार को कुछ काम करना चाहिए। वन महकमे को, जो जंगल महकमा है, उसको भी काम करना चाहिए कि अवैध शिकार कैसे जो है उसको अंकुश लगाया जाए और रोका जाए कि वो कम से कम हो, और नहीं हो तो वो सबसे अच्छी बात है। चलिए, बिल्कुल अब देखने वाली बात होगी इसको लेकर सरकार क्या कुछ कदम उठाती है। लेकिन जिस तरह से वक्त कम है और एक सेगमेंट और हमारा चलता है उमेश जी, वो है चलते चलते, जिसमें हम राजनीति से जुड़ी बात हो या प्रशासनिक विभागों से लेकर बात की जाए तो कहीं ना कहीं उससे जुड़े प्रसंग को लेकर कुछ थोड़ी सी चर्चा करते हैं। आज क्या कुछ प्रसंग सामने आ रहा है? कमर, दमोह उपचुनाव को में जो है लोगों को तरह तरह के नज़ारे देखने को मिल रहे हैं जी। राजनीतिक गलियारों में जो है नेताजी के जो दमोह के वो होम क्वारंटाइन पर चले जाने का मामला खासा चर्चा का विषय बना हुआ है। कुछ लोग इसे नेताजी का मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। दरअसल टिकट नहीं मिलने से नेताजी जो थे वो खासे नाराज़ थे और पार्टी ने भी शुरू में उन्हें कोई खासी तवज्जो नहीं दी। जी। तो जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा, सरगर्मियाँ तेज हुई तो नेताजी की ज़रूरत पड़ने लगी, और इसके पीछे जो वहाँ पे एक कारण निकल के आ रहा है कि दमोह में जिलाध्यक्ष जो है वो और जो विधायक के उम्मीदवार हैं वो और सांसद तीनों ही एक ही समाज से आते हैं। तो इसको लेके अब पार्टी के सामने एक दिक्कत खड़ी हो गई है, क्योंकि ये एक समाज के लोग वर्सेस ऑल खड़े आ गए हैं। तो इसको सब संभालने के लिए अब नेताजी की ज़रूरत पड़ने लगी है। लेकिन नेताजी जो है वो क्वारंटाइन में जा चुके हैं, तो उनसे ना कोई बात कर पा रहा है, ना कोई मिल पा रहा है। तो इसी को लेके कहा जा रहा है कि नेताजी से तो जरूर छीन लिया बहुत कुछ, लेकिन उनको जब उनसे मांगने की बारी आई तो वो भी एकांत में चले गए। चलिए, बिल्कुल इनसाइड राजतंत्र में उमेश जी तमाम जानकारी के लिए, खबरों पर इंटरनल चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इनसाइड राजतंत्र में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे राजनीति और ब्यूरोक्रेसी के कुछ नए फैसलों की इनसाइड स्टोरी के साथ। तब तक फिलहाल दीजिए इजाज़त, बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड के साथ।